सेल मेम्ब्रेन ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और इसको जब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे हम लोग पढ़ेंगे यूनिपोर्ट, सीमपोर्ट और एंटीपोर्ट के बारे में, और ये मेनली आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ये पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो इसके जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। सेल मेम्ब्रेन के लिए समझिए सबसे पहले क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। एक तरह से वो कवरिंग है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर कोई टॉफ़ी जैसे आ रहा है, जैसे चॉकलेट आ रहा है मार्केट में आपको जैसे मिल रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है, कवर लगाया, रैपर लगाया हुआ रहता है। तो कवर और रैपर क्यों लगाया जा रहा है? तो एक तरह से उस टॉफ़ी को, चाहे उसके लिए क्या है, वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो सेम क्या है, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं, चाहे वो बाहर ना निकले, चाहे जो बाहर का जो भी अगर टॉक्सिन्स है, चाहे हार्मफुल सब्सटेंस है, तो वो भी उसको अफेक्ट, अंदर के कंपार्टमेंट को अफेक्ट ना करे। तो इसके लिए क्या चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक बाउंड्री, एक बाउंडेशन चाहिए, ठीक है, जिसको वो बच सके। तो जिसके लिए मतलब नेचर ने सेल को क्या प्रोवाइड किया है, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो किससे बना होता है, दो चीज़ से बना होता है मेनली, और इसमें हम कह सकते हैं एक होता है प्रोटीन और एक होता है लिपिड। लिपिड और प्रोटीन से, और इसमें बहुत कम अमाउंट में होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट भी इसमें क्या होता है, अवेलेबल होता है। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। समझिए जैसे कि मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले कि अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि ये क्या है, तो एक थिन प्लाइबल स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर सकता है, जो सेल को इन्वेलप किया हुआ है, मतलब आउटर कवरिंग किया हुआ है। और ये जो प्रोटीन है और लिपिड, मेनली ये क्या होता है कि जो प्रोटीन का, आगे हम जैसे बताएंगे कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो RER कराता है, मतलब राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लिपिड का जो फॉर्मेशन कराता है वो SER, मतलब क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर सेल मेम्ब्रेन में कहीं डैमेज आ रहा है, तो ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन, और SER क्या प्रोवाइड करेगा, लिपिड। तो फिर से वो क्या हो जाएगा, अगर कहीं अगर रप्चर हुआ है, कहीं टूटा हुआ है, तो फिर से वो बन जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, तो ये दोनों जो जैसे स्ट्रक्चर है अगर नॉर्मली हेल्प किस में करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अगर एक आंसर अगर करना है तो सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन जो बात किए हैं, ये आपका जैसे कि प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, तो आपके NCERT के अनुसार लगभग क्या होता है, 50% जो है, 52% वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। लगभग ये 52% प्रोटीन होता है। और लिपिड की जो बात करें, लगभग 40% लिपिड होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कुछ अमाउंट में होते हैं। तो कौन कौन से जैसे प्रोटीन होते हैं जो इसमें मेजर प्रोटीन जो होते हैं जो प्रेजेंट होता है, वो आप याद कर सकते हैं। एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, हम सबके बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हो सकता है इंटेग्रल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन। और लिपिड की अगर हम बात करते हैं तो लिपिड मेनली आप याद कर सकते हैं, दो आप याद कर लीजिए अपने किताब के अनुसार, फॉस्फोलिपिड, इसमें लेसिथिन आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, फॉस्फोलिपिड। दूसरा हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। और भी लिपिड्स है जैसे स्पिंगोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनोसिटॉल फॉस्फेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब बाद में है। अभी सिर्फ आप दो पे कंसंट्रेट कीजिए, और ये दो है पेरिफेरल और इंटेग्रल प्रोटीन्स। और कार्बोहाइड्रेट जो मेनली प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लाइकोलिपिड, और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मान लीजिए ग्लूकोज से, अगर शुगर कंपोनेंट से अगर वो इसमें लिपिड अटैच है, अगर शुगर कंपोनेंट से प्रोटीन अटैच है, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड और एक को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन।
थोड़ा सा समझिए, इसके स्ट्रक्चर को समझिए कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए, मतलब वो दो आदमी थे, और एक थे सिंजर और दूसरा थे निकोलसन, सिंजर एंड निकोलसन। ये दो आदमी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किए हैं, और इनके मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, और ये कब दिए थे अपना ये थ्योरी, 1972 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब दिया गया था, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको डिफाइन कीजिए, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, जैसे ये मान लीजिए जो सेल होता है वो डबल लेयर का होता है, और डबल लेयर कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है नॉर्मली जो ये सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मेम्ब्रेन की जो लिपिड, जो मेम्ब्रेन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना होता है लिपिड बाई लेयर से। दो लेयर होता है लिपिड का, लिपिड बाई लेयर। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज composed ऑफ व्हाट, लिपिड बाई लेयर, विच इज मेनली इंटरस्पर्स्ड। इंटरस्पर्स मतलब इसमें कहीं कहीं इसमें बिखरे होते हैं, मेनली इंटरस्पर्स्ड बाय द प्रोटीन्स। नॉर्मली क्या है, इंटरस्पर्ड बाय प्रोटीन। तो इसके बीच में क्या होते हैं, कहीं कहीं क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो उनका अलग काम है हम बताएंगे। और नॉर्मली जो सेल के अंदर, जैसे सेल मेम्ब्रेन में अगर जो इम्बेडेड होता है तो उसको कहते हैं इंटेग्रल, और जो साइड में होता है उसको कहते हैं पेरीफेरल। जो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करे उसको क्या कह सकते हैं, पेरीफेरल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्मली समझिए, एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझिए, जैसे ये है और ये है, एक आपको हेड पार्ट दिख रहा है और एक आपको टेल पार्ट दिख रहा है। तो हेड पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और टेल पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। फिलिक मतलब होता, फिलिया मतलब होता है लव, मतलब जो वाटर को नॉर्मली अट्रैक्ट करे, ठीक है। और फोबिया मतलब होता है जैसे डर, फियर, तो पानी से डर। तो इसलिए टेल क्या है, अंदर के तरफ है, उसको पानी से क्या होना है, उनको अपने आप को बचाना है। तो नॉर्मली जो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है वो अंदर के तरफ होते हैं, और जो जो क्या है, जो हेड पोर्शन है वो क्या होता है नॉर्मली, चाहे इन जैसे कि ये समझिए, ये इनर सेल मेम्ब्रेन है और ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है। तो इनर सेल मेम्ब्रेन के तरफ भी क्या होगा, ये हेड, जैसे हेड वाला इधर पॉइंट आउट करेगा, और चाहे आउटसाइड की तरफ हेड इधर पॉइंट आउट करेगा। टेल दोनों साइड से अंदर के तरफ ही जाएगा। तो इनर सेल मतलब जो है इनर टेल पोर्शन होता है, और आउटर जो बात करते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, आपका हेड पोर्शन होता है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, नॉर्मली ये तो आपका लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर है, और आप पढ़े हैं अभी तक कि जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है, लिपिड 40% होता है, और मेनली जो है ये सेल मेम्ब्रेन किस फॉस्फोलिपिड से बना होता है, वो होता है आपको ये जो है वो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, PL फॉस्फोलिपिड। इसमें हम बताएंगे कोलेस्ट्रॉल का भी क्या काम होता है, कैसे वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, और उसको फ्लूइडिटी कैसे मेंटेन करना है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसके फंक्शन को समझिए थोड़ा सा, कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक और चीज़ कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा है आप इसको कह सकते हैं प्लाज्मोलेमा। ये देखिए, ये नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि इट मेंटेन सेल
का जो शेप है, चाहे उसका स्ट्रक्चर है, चाहे उसका साइज को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। मेंटेन सेल शेप एंड साइज। दूसरा अगर कोई फंक्शन पूछे तो ये क्या होता है कि बहुत जैसे कुछ सब्सटेंस को ये अलाउ करता है, किसी सब्सटेंस को ये अलाउ नहीं करता है। जैसे हम बात करते हैं ये, इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में। ये अगला जो ये वीडियो आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसमें और अच्छे तरह से इसको हम समझेंगे। लेकिन नॉर्मली समझिए कि क्या ऐसा सब्सटेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई सब्सटेंस है लिपिड सॉल्युबल है, मतलब जो फैट में डिजोल्व हो जाए, तो आसानी से वो क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, चाहे पोलर सब्सटेंसेस है, तो वो नॉर्मली इधर से क्रॉस नहीं करेगा। पढ़ेंगे इसके बारे में, बस एज ए वाइल आप इतना अभी ध्यान रखिए, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए भी क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और बहुत जगह पे जैसे सेल है, जैसे अगर इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो इंटेस्टाइन में जो सेल होता है इसको कहते हैं इंटेरोसाइट। क्या होता है, इंटेरोसाइट। चाहे स्टोमक में जो सेल है, जैसे पेराइटल सेल है आप पढ़े होंगे, चाहे आप ऑक्जेंटिक सेल पढ़े होंगे, तो वो सेल क्या करता है, जैसे आप स्टोमक में पढ़े हैं, स्टोमक में आप पढ़े हैं पेराइटल सेल, चाहे म्यूकस सेल, चाहे ऑक्जेंटिक सेल के बारे में आप पढ़े हैं। तो ये पेराइटल, म्यूकोसल, ऑक्जेंटिक सेल वो क्या करता है, सिक्रीशन करता है। ये सेल से क्या होता है, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रीशन भी होता है। और इसी इंटेरोसाइट जो है, ये नॉर्मली आप फूड का जो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो होता है आपके इंटेरोसाइट में, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन हो गया और चाहे सिक्रीशन हो गया, ये दोनों काम कभी अगर कराना है तो वो कौन कराता है, वो कराता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दूसरा आप जानते हैं कि ये प्रोटेक्शन का भी ये काम कराता है, बचाव का काम कराता है। मान लीजिए कोई पैथोजन है तो उसको सेल के अंदर एंट्री नहीं करने देता है, तो एक तरह से ये बचाव ही करता है। दूसरा बात करते हैं कि इसकी जो फ्लूइड नेचर जो है, फ्लूइडिटी नेचर, ठीक है, फ्लूइड जो लिपिड के चलते जो है फ्लूइडिटी नेचर जो है, वो इस फ्लूइडिटी नेचर को कौन मेंटेन करता है, कोलेस्टेरॉल मेंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड नेचर इज मेंटेन बाय व्हाट, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल इसकी फ्लूइडिटी नेचर के चलते इसकी मेन जो है 3 फंक्शन होता है फ्लूइड नेचर के चलते। वो हेल्प करता है इसके सेल के ग्रोथ में। दूसरा बात कर सकते हैं कि वो हेल्प कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए सेल है, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है, कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन को बनाने के लिए इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है, इसको बनाने के लिए भी वो हेल्प करता है, फॉर्मेशन इंटरसेलुलर जंक्शन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इंटरसेलुलर जंक्शन। अच्छा है, बात कर सकते हैं सेल डिवीजन में भी ये क्या होता है, हेल्प करता है। और जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये आपको जो है बहुत लिमिटेड सब्सटेंसेस को अलाउ करता है, जैसे पोलर सब्सटेंस को ये क्या करता है, पोलर सब्सटेंस और चार्ज मॉलिक्यूल को वो अलाउ नहीं करता है कि सेल के अंदर वो जल्दी एंटर करे, तो उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्रोटीन्स है, वो उससे वो क्रॉस होता है। ये सब हम बताएंगे। दूसरा अगर बात कर सकते हैं, इट अलाउ फॉर द सेलेक्टिव परमेबिलिटी। इसके बारे में परमेबिलिटी मतलब सब्सटेंस जो है इन और आउट हो सके, जैसे ये सेल है तो इसके सेल के अंदर जाना है, चाहे सेल के बाहर है, तो इन और आउट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या सब्सटेंस को जाना है, कौन सब्सटेंस को नहीं जाना है, वो सब डिटरमाइन कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं, जैसे समझिए जो मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में करते हैं। जैसे कि इसमें होता है पेरिफेरल, बताए थे ना, पेरिफेरल, और एक होता है इंटेग्रल। तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है कि ये नॉर्मली मान लीजिए इस सेल को अलाउ करता है कि वो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करे, और या कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई, जैसे समझिए जैसे ये सेल है और एक ये सेल है,
तो नॉर्मली सेल क्या होता है, एक सेल से अगर मान लीजिए इसमें कुछ सब्सटेंस ज़्यादा अगर आ गया है जैसे उसके चलते वो क्या हो सकता है, डिसरप्ट, तो ये इसकी सेल में कम्युनिकेशन बनाता है, ठीक है, और इस कम्युनिकेशन से कुछ इसमें डिलीवर कर दिया, अच्छा इधर है ज़्यादा तो इसमें डिलीवर कर दिया, और उसको क्या कर सकता है, अपने आप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब इंट्रासेलुलर फंक्शन जो है, जो अंदर सेल का जो फंक्शन है उसको वो कंट्रोल करता है। इंट्रासेलुलर कंट्रोलर ऑफ द सेल, इट फंक्शन एज व्हाट, इंट्रासेलुलर कंट्रोलर फंक्शन, इंट्रासेलुलर कंट्रोलर फंक्शन। दूसरा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी ये क्या कर सकता है, हेल्प करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। दूसरा जो बात करते हैं इंटेग्रल, तो इंटेग्रल जो प्रोटीन्स होता है जो सेल के अंदर इम्बेडेड होता है, वो कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर एंट्री करे। जैसे कि इसमें आते हैं, ये किसके तरफ वर्क कर सकता है, वो रिसेप्टर की तरह भी वर्क कर सकता है। इट एक्ट एज रिसेप्टर, रिसेप्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जैसे आप देखे होंगे कि हार्मोन है, और जो मतलब जैसे कि लिपिड दो टाइप का हार्मोन होता है, एक होता है लिपिड सोलूबल और एक होता है प्रोटीन सोलूबल। तो प्रोटीन सोलूबल क्या होता है कि वो डायरेक्ट सेल, लिपिड सोलूबल नहीं है, चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तो जितना भी प्रोटीन और नया प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो होता है न्यूक्लियस में, जिसको ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। लेकिन रिसेप्टर ये अलाउ नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, सरफेस पे बाइंड हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे बाइंड होगा, और वो किस पे बाइंड होगा, इंटेग्रल प्रोटीन से बाइंड होता है। और वो इंटेग्रल प्रोटीन्स जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन कराना है फिर वो बात कराएगा। जैसे इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, तो इंसुलिन बाहर ही रिसेप्टर पे, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का और ये इंटेग्रल प्रोटीन, तो इस पे इंसुलिन बाइंड किया, तो इंसुलिन बाइंड करने के बाद तो ये सेकंड मैसेंजर भेजता है, सेकंड मैसेंजर भेजता है कि भैया ये इंसुलिन आया है, इसका काम है, आप भैया कर दो, तो पूरा अब बॉडी में वो कार्य होगा, इंसुलिन का जो कार्य है, ठीक है। ये इंसुलिन का कार्य क्या होता है कि इंसुलिन आएगा, वो कहेगा कि भैया जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा है आप उसको अंदर लीजिए, तो नॉर्मली वो ग्लूकोज का ऑप्टेक कराता है। अगर मान लीजिए यही अगर रिसेप्टर काम ना करे तो इंसुलिन क्या होगा, अगर इंसुलिन बाइंड नहीं करेगा तो फिर इंसुलिन जब अगर सेल पे बाइंड नहीं करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ का कारण बनता है। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी और देखते हैं, जैसे ये कभी कभी आयन चैनल्स की तरह वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट है। आयन चैनल्स क्या करता है कि नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स है वो आयन चैनल्स की तरह कैसे वर्क करता है, ये जब ये एक्टिवेट होगा तो ये कुछ आयंस को क्या करेगा, भाई आप अंदर जाइए, जैसे कि आप पढ़े होंगे सोडियम का एंट्री हो जाना, जैसे 3 सोडियम का एंट्री और 2 पोटेशियम का बाहर जाना। तो ये नॉर्मली क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराता है। जैसे आप नर्व कंडक्शन में पढ़ेंगे तो नर्व ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे, तो उस वहाँ भी अच्छा है, जितना भी सेल का जो फंक्शन है वो एटीपीज का फॉर्म, एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है ये, और ये क्या कर सकता है, एक्सचेंजिंग कराता है। जैसे सोडियम बाहर जा सेल में के अंदर, जैसे ये सेल है और ये सेल के अंदर है जिसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर है उसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोडियम। तो अगर डिपोलराइजेशन कराना है, अगर मेम्ब्रेन को एक्टिव कराना है, तो मेम्ब्रेन को अगर एक्टिव कराना है, जैसे आप एक्टिवनेस होगा, आप में एक्टिवनेस आएगी, ठीक है, जैसे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, तो हार्ट बीट कब बढ़ेगा, जब सोडियम अंदर जाएगा सेल के तब, और पोटेशियम बाहर आएगा तब, ठीक है, तभी क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा। तो जितना भी एक्टिविटी वाला, जैसे नर्व ट्रांसमिशन कब होगा, जो भी एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो कब होगा, जब सोडियम सेल के अंदर एंट्री करेगा तब। आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे नर्वस टिश्यू में पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी ये आयन चैनल्स की तरह वर्क कौन करता है, यही करता है आपके इंटेग्रल प्रोटीन्स। बाकी और इंटेग्रल प्रोटीन्स कैसे वर्क करता है, जैसे कि एडेशन मॉलिक्यूल की तरह ये वर्क करता है। जैसे एडेशन मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये सेल है
और सेल के नीचे आप देखे होंगे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम सुने होंगे, टिश्यू में पढ़ना है, तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक और कह सकते हैं बेसल लैमिना। तो मान लीजिए जो सेल की इंटीग्रिटी है मेंटेन, मान लीजिए ये सेल है तो अपनी जगह से वो डिस्प्लेस ना हो, तो उसके लिए भी उसकी फॉर्मली अटैचमेंट चाहिए ना। तो ये फॉर्मली अटैचमेंट कौन कराता है, इस सेल से अटैचमेंट कौन कराता है, ये इंटेग्रल प्रोटीन भी हेल्प करता है इसके फॉर्मेशन के लिए। फिर ये पंप्स की तरह ये काम करता है, यही जैसे सोडियम पोटेशियम पंप का नाम आता है, सोडियम पोटेशियम पंप। आयंस, बहुत सारा आयंस को वो अपने अंदर लेता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कैरियर की तरह ये वर्क कर सकता है कि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ये क्या करे, सेल के अंदर भेजे, अच्छा कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को सेल से बाहर भेजे। तो ये भी काम कौन कराता है, एक्ट एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो कौन कराता है, ये अपना कैरियर प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन क्या है, एक तरह का इंटेग्रल प्रोटीन है, तो ये कैरियर की तरह भी ये वर्क करता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ें कि ये रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, आयन चैनल की तरह वर्क करता है, पंप की तरह वर्क करता है, एडहेशन के, ये एडहेशन में हेल्प करता है, एडहेशन में हेल्प करता है, और दूसरा कैरियर प्रोटीन की तरह भी वर्क कर सकता है। तो ये तो नॉर्मल आपका ये सब बेसिक है। और ये बेसिक आगे चल के जैसे कि हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी और चाहे प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब आपको रिलेट करेगा। तो इसलिए हम इस टॉपिक पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूरे इंटायर फिजियोलॉजी में ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें हम पढ़ाए थे, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट बताए थे, एक है ग्लाइकोलिपिड और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो नॉर्मली आपको ज़्यादा मतलब इसमें याद नहीं करना है। ये ग्लाइकोप्रोटीन में आप याद कर लीजिए, ये सेल के सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, एक सेल को दूसरे सेल से पहचानने के लिए क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लाइकोप्रोटीन नॉर्मली आपको हेल्प करता है, जैसे WBC है, तो आप अगर जैसे ये सेल है, अपना सेल है कि नहीं है, ये बॉडी हमारा पूरा WBC उसको देखते रहता है। अगर वो अपना सेल नहीं होगा तो उसको वो किल कर देगा, फेगोसाइटोसिस कर देगा, फॉरेन मटेरियल की तरह वर्क करके। तो ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे मेनली जो अगर बात करते हैं, इसी ग्लाइकोप्रोटीन पे जितने भी ये हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, इस पे जैसे कि इंसुलिन बाइंड करता है, चाहे जो भी एस्ट्रोजन के बारे में वो सब बाइंड करता है, और वो हेल्प करता है जो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। तो ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, और ये भी क्या हो सकता है, रिसेप्टर की तरह ये वर्क कर सकता है, इट एक्ट एज रिसेप्टर। और ग्लाइकोलिपिड्स के अगर बारे में बात करें, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स क्या करता है, जो ये सेल मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है। और दूसरा जो कर सकते हैं, सेल इंटरेक्शन में भी ये हेल्प करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में ये भी हेल्प कर सकता है, सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये क्या कर सकता है, ये हेल्प करता है। नॉर्मल ये कार्य है इसका। और बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल अगर है तो जो इसकी फ्लूइडिटी नेचर को ये क्या किया है, मेंटेन किया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो फ्लूइडिटी नेचर जो है वो कौन मेंटेन करता है, वो होता है कोलेस्ट्रॉल। अगर समझिए कि अगर मान लीजिए कि अगर फ्लूइडिटी नेचर, अगर ये कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया चाहे घट गया, तो सेल की इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी, मतलब फ्लूइडिटी नेचर मेंटेन नहीं रह पाएगी। अब जब अगर ये मेंटेन नहीं रह पाएगी, सेल की इंटीग्रिटी और फ्लूइडिटी नेचर मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो क्या होगा, सेल का ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगा, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रॉपर तरह से सेल का डिवीजन नहीं होगा।
इसको हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किस में पढ़ेंगे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली और क्या हो सकता है कि बहुत सारा जो मेम्ब्रेन है जो ट्रांसफ़र कर सकता है, ये ट्रांसपोर्ट की तरह बताए थे कि ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तरह ये वर्क कर सकता है सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि एक होता है हाई कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कराना, और एक होता है लो कंसंट्रेशन की तरह से लेके हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कराना। तो हाई से लो को क्या कह सकते हैं? डिफ्यूजन। और लो से हाई को क्या कह सकते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको आप कह दीजिए, सॉरी, इसको कह दीजिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का है, एक होता है सिंपल और एक होता है फैसिलिटेटेड। सिंपल और फैसिलिटेटेड। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सिंपल में, और ये तो नॉर्मली ओवरव्यू है, ये हम अगला वीडियो जो आएगा वो इसके बेसिस पे आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ये है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये इसके बारे में हम लोग सिर्फ इसके बारे में ही डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और इसमें एक वजह से एग्जामिनेशन पॉइंट और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपके सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड। फ्लूइडिटी मेंशन कौन करता है? वो होता है कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन कराता है? ये कराता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिया था, कब दिया था, ये बात है। फिर इसकी फंक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हैं। ये सब आपको दोनों जैसे कि एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प कर सकता है, नीट में भी, और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हेल्पफुल है।